नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। दोस्तों, आज हम लोग अरस्तू के दास प्रथा तथा अरस्तू के द्वारा जो दास प्रथा में सुधार के जो नियम बताए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दास प्रथा तत्कालीन यूनान की एक प्रमुख प्रथा थी। अरस्तू ने दासता को एक प्राकृतिक संस्था माना है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यूनानी सभ्यता का आधार ही दास प्रथा थी। दोस्तों, यह जिस समय की बात है उस समय यूनान की आधार ही दास प्रथा थी। यदि दासता को हटा दिया जाता तो यूनानी सभ्यता का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब हो जाता। अतः अरस्तू ने भी दासता को स्वीकार किया है और दासता को प्राकृतिक संस्था माना है। अरस्तू ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दासता का वर्णन किया है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक में दासता का वर्णन करते हुए दासों को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा माना है। दास कौन है, इस पर उनका कहना है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं है, दूसरों का है, लेकिन आदमी है, वह प्राकृतिक दास है। अरस्तू का मानना था कि दास एक प्राकृतिक संपत्ति है और उस पर उसके स्वामी का अधिकार है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से ही एक समान नहीं होते। कुछ बुद्धिमान होते हैं तो कुछ बलिष्ठ होते हैं। तो वह बलिष्ठ व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपना न होकर दूसरों के है, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति का गुलाम बन के रहता है, उसे ही वह प्राकृतिक दास माना है। उनका मानना यह भी था कि दास मालिक के गुणों का एक झलक पा लेने की समझ रखता है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, न कि पशुओं की तरह व्यवहार करना चाहिए। उनका मानना यह भी था कि दोस्तों, वह बुद्धिमान नहीं है लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं है कि वह अपने मालिक से कुछ अच्छाई न सीख सके। इसीलिए उनका कहना यह था कि उनके साथ में पशुओं की तरह व्यवहार न किया जाए। अरस्तू ने निम्नलिखित तर्कों पर दासता का समर्थन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दासता प्राकृतिक है। अरस्तू सर्वप्रथम मानव की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता को समर्थन करता है। अरस्तू का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण के दृष्टि से ही असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक समान हो। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं जो अपने बुद्धिमानी से शासन करते हैं और निर्देश देते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं जो आज्ञा पालन का क्षमता रखते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति शासक और दूसरा सेवक होते हैं। दोस्तों, उनका मानना यह था कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए ही बने होते हैं और कुछ व्यक्ति सिर्फ आज्ञा पालन करने के लिए ही बने होते हैं। उनमें समझ नहीं होती है और वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके मालिक का अगर दिशा निर्देश मिलेगा तो वह कार्य कर सकते हैं। इसलिए वह कहता है कि वह आज्ञा पालन करने के लिए ही बना हुआ है। पॉइंट नंबर 2, दासता समाज के लिए उपयोगी है। दासता के कारण स्वामी को अवकाश मिलता है जिससे वह जन कल्याणकारी काम कर सके। नाटकों में भाग लेना, धार्मिक कार्य करना, सार्वजनिक सेवा करना, सामाजिक संबंध स्थापित करना आदि कार्यों के लिए दासों की आवश्यकता होती है। यदि स्वामी के पास समय नहीं हो तो वह सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकेगा और समाज उपयोगी कार्य में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि मालिक के पास में नौकर रहेगा तो वह उसका सभी कार्य कर देगा और मालिक को अवकाश मिलेगा तो वह जन कल्याणकारी कार्य कर सकेगा। यदि मालिक के पास में नौकर नहीं रहेगा तो वह अपना सारा समय अपने घर का कार्य करने में ही नष्ट कर देगा और वह जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकेगा। अतः वह बोलते हैं कि यदि मालिक के पास में नौकर रहेगा तो वह घर का कार्य कर देगा जिससे मालिक को अवकाश मिलेगा और मालिक बाहर जन कल्याणकारी कार्य कर सकेगा और उसमें शामिल हो सकेगा। पॉइंट नंबर 3, दासता नैतिक है। अरस्तू के अनुसार दासता न केवल प्राकृतिक है बल्कि नैतिक भी है, क्योंकि दास विवेकहीन होते हैं और दास बुद्धिमान वर्ग के व्यक्ति के साथ रहने से उसको गुणों का आवश्यक अंश सीख सकेगा। दोस्तों, अरस्तू दास को बुद्धिहीन मानते थे। अतः उनका मानना यह था कि यदि वह बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रहेगा तो वह कुछ उससे सीख सकेगा जो उसके लिए अच्छा ही होगा। अतः दासता प्राकृतिक ही नहीं बल्कि नैतिक भी है। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यूनानी नगर के राज्यों में दासों का एक बड़ा वर्ग होता था
और सारी अर्थव्यवस्था उन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से पूरा अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था खत्म होने का डर था, अतः अरस्तु ने इसे स्वीकार किया। दोस्तों, उस समय यूनान का एक बहुत बड़ा वर्ग था दास। यदि उसे अस्वीकार किया जाता तो यूनान का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति था वह बिगड़ जाता, अतः अरस्तु ने इसे स्वीकार किया। अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं, एक प्राकृतिक दास और दूसरा कानूनी दास। प्राकृतिक दास वो हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ है लेकिन मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकसित हो गया है लेकिन मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ है, वह प्राकृतिक दास है। पॉइंट नंबर 2, कानूनी दास। कानूनी दास वो हैं जिन्हें युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। अरस्तु युद्ध में पराजित हुए व्यक्तियों को दास तब मानते हैं जब वो बुद्धि में विजेताओं से कम हो। युद्ध में जीते हुए व्यक्तियों को कानूनी दास माना जाता है, लेकिन उन्हें दास तब बनाया जाता है यदि विजेता उससे बुद्धिमान हो। यदि विजेता उससे कम बुद्धि में है तो उस समय में वह दास नहीं होगा। दोस्तों, अरस्तु ने दास प्रथा में सुधार के लिए भी सूत्र दिए हैं ताकि दासों के साथ में अमानवीय व्यवहार न किया जाए। आइए अब हम लोग उसे पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्वामी का कर्तव्य है कि वह दास की भौतिक तथा शारीरिक सुविधाओं को पूर्ति करे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दास का जो जरूरतमंद जो चीज़ है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इसका पूर्ति करने का भी जो कार्य है वह स्वामी का है। पॉइंट नंबर 2, अपनी मृत्यु के पश्चात स्वामी को दासों को मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दास तभी तक बनाए रखना है जब तक कि स्वामी जीवित है, लेकिन जैसे ही स्वामी मरता है दास को मुक्त कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, दासों को क्षमता के आधार पर कार्य देना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो कार्य करने में वह सक्षम है सिर्फ वही कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं वह जो कार्य नहीं कर सकता है जबरदस्ती उसे वह कार्य दे दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, स्वामी को ध्यान देना चाहिए कि दास की संख्या सीमित हो। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दास बनाना है, लेकिन स्वामी को यह भी ध्यान देना है कि दासों की जो संख्या हो वह ज़्यादा ना हो। पॉइंट नंबर 5, दासों के साथ अमानवीय व्यवहार पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों, दास बनाना है, दास के साथ में मानवीय व्यवहार भी करना है। यदि कोई मालिक दास के साथ में अमानवीय व्यवहार करता है तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उसे दंडित करे। पॉइंट नंबर 6, यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनाना चाहिए। वह बोलते हैं कि यूनानी नागरिकों को दास नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जो यूनानी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। पॉइंट नंबर 7, दासता वंशानुगत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि दासता वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी यदि दास का पुत्र बुद्धिमान है तो वह उसे दास नहीं बनाएगा बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ देगा ताकि वह अपना कार्य कर सके। पॉइंट नंबर 8, स्वामी को दास को अपना अंग समझकर व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंग के साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं करता है, वह हमेशा अपने आप को बचा कर रखता है। उसी प्रकार उसको अपने दास को भी बचा कर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, स्वामी को वचनबद्ध होना चाहिए कि अच्छे कार्य करने पर दास को मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि दास अच्छा कार्य करता है तो उसे मुक्त कर देने का भी जो कर्तव्य है वह स्वामी का है। दोस्तों, अब आइए हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, अरस्तु के दास प्रथा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, अरस्तु के द्वारा दास प्रथा में जो सुधार का नियम दिया गया है उनका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु का दास प्रथा सुधार नियम क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।